हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कर्ट वोनेगट के कैट्स क्रेडल इस साइफाई नॉवेल के बारे में। ये 1963 में पब्लिश हुआ था और कर्ट वोनेगट की राइटिंग स्टाइल जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। उसके कुछ यूनिक फीचर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि उनकी जो राइटिंग जो है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक रहती है, बहुत इजीली अप्रोचेबल राइटिंग स्टाइल रहती है उनकी, बहुत ह्यूमर रहता है उसमें और बहुत सटायर रहता है, बहुत डार्क ह्यूमर रहता है। पर उसी के साथ इस सिंपलिस्टिक स्टाइल में, इस ह्यूमर के पीछे वो बहुत सी डीप फिलोसॉफिकल थीम्स एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं। और मतलब उनकी राइटिंग को अगर हम लोग सीरियसली लेंगे तो हम बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, पर जिस तरह से वो लिखते हैं हमें एक मेलंकोलिक फील आता है जब बुक्स उनकी एंड होती है। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट। ये भी उसी की तरह है, कैट्स क्रेडल। और दिस बुक इज़ ऑल ओवर द प्लेस, इन नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। तो मैं भी बहुत ऑल ओवर द प्लेस बात करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता। इस पूरी स्टोरी को विदाउट स्पॉइल किए हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये जो स्टोरी है, तो इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्लॉट से पहले उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूँगा। वर्ल्ड वॉर का एंड जो है, हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ सालों में कोल्ड वॉर शुरू होती है। ये बुक 1963 में आई थी। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड में न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर एनाइलेशन हो सकता था। और इसी के साथ इसी टाइम पे जो बूमर जनरेशन जो है अमेरिका की, वो हिप्पी कल्चर और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, रिलीजियस मूवमेंट्स और पीस मूवमेंट, इस सब के पीछे पड़ा था। वो वियतनाम वॉर तक चलता है। तो ऐसे सब बहुत कल्चरल चेंजेस वगैरह, और अमेरिकन कंज्यूमरिज्म जो है वो भी काफ़ी पेस पकड़ रहा था इस टाइम पे। तो ये सब बैकड्रॉप जो है वो इस स्टोरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस टाइम पे ये बुक लिखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी आप इस बुक के ह्यूमर को या इसका जो सटायर है उसको समझ सकते हो। बुक की स्टार्टिंग में ही कर्ट वोनेगट ने लिखा है कि दिस बुक इज़ filled with lies, you don't have to take it seriously, but definitely इसको आपको seriously लेना चाहिए। तो अभी मैं प्लॉट के बारे में बात करता हूँ। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जॉन, तो कर्ट वोनेगट की बुक्स में कोई मेन कैरेक्टर नहीं रहता। उनके बुक्स में बहुत से कैरेक्टर्स रहते हैं और वो सभी कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सभी को इक्वल स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं हम लोग फिल्मों में, वो दिया जाता है। और हर एक कैरेक्टर का जो प्रेजेंस है वो जस्टिफाइड रहता है, हर एक लाइन जस्टिफाइड रहती है। तो इस बुक में भी वही है, बहुत से कैरेक्टर्स है और मुझे सबके नाम याद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब उस तरीके से कर्ट वोनेगट अपने कैरेक्टर्स को लिखते हैं और उतना इम्पोर्टेंस उस हर एक कैरेक्टर को रहता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसमें, वो मेन कैरेक्टर नहीं है, ही जस्ट नैरेटर। और इस नैरेटर की जो स्टोरी है उसका नाम है जॉन, जोना। वो सैम भी हो सकता था, बट उससे किसी को कुछ मतलब नहीं है उसके नाम से, क्योंकि उसका नाम जो है वो सिर्फ पहले पेज पे आता है और मैं तो एंड तक उसका मतलब उसको भूल भी गया था कि उसका नाम क्या है। ठीक है। तो जॉन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 उसने देखा है और अभी वो चाहता है कि वो एक बुक पब्लिश करना चाहता है, द डे द वर्ल्ड एंडेड। यानी कि जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स जब गिराए गए थे हिरोशिमा पे, उस दिन की वो स्टोरी लिखना चाहता है। तो उसकी इस जर्नी में उसको बहुत से कैरेक्टर्स मिलते हैं और ये सभी कैरेक्टर्स बहुत मतलब ना ऐसे थ्रेड्स में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो कैट्स क्रेडल जो है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे, उनकी फेट जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है। और सब मतलब मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता कुछ, बट ठीक है। और फिर अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करता है, तो जो क्रिएटर है इस एटॉमिक बॉम्ब का, डॉक्टर फेलिक्स ऑनिकर, उसको इंटरव्यू लेना चाहता है, बट वो बंदा अभी मर चुका है।
पर उसके 3 लड़के हैं। एक एंजेला नाम की लड़की है जो अपनी माँ की डेथ के बाद अपने पिता और भाइयों को एक मदरली तरीके से उनकी केयर करती है और उनको मतलब सेफ रखती है, उनको फीड करती है, उनकी केयर करती है। फिर जो सेकंड सन है डॉक्टर फेलिक्स ऑनिकर का, फ्रैंक, वो एक इनोवेटर है, ठीक है। वो भी काफ़ी एलियनेटेड चाइल्ड है और उसको मतलब वो बहुत इनोसेंट है। ये तीनों भी बच्चे काफ़ी इनोसेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड जो है वो एक मिडजेट चाइल्ड है, ड्वार्फ है वो, उसका नाम है न्यूट हॉनिकर। और इन तीनों की भी स्टोरी मतलब हर एक कैरेक्टर की स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फनी है, पर बहुत ही मतलब दिल को बहुत दर्द देती है, ऐसी इन सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी है। तो अभी डॉक्टर फेलिक्स ऑनिकर तो मर चुका है, तो जॉना जो है या जॉन जो है वो भी इन सब के इंटरव्यूज़ लेकर और जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे एटॉमिक बम बनाने के लिए, इन सब को लेकर ये सब स्टोरीज़ वो बनाना चाहता है, लिखना चाहता है, ठीक है। तो वो इन सभी लोगों के साथ कम्युनिकेट वगैरह करता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि जिस दिन एटॉमिक बॉम्ब गिरता है हिरोशिमा पे, उस दिन ये साइंटिस्ट जिसने वो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था वो अपने घर पे बैठ के कैट्स क्रेडल खेल रहा है, ठीक है। तो कैट्स क्रेडल वो खेल रहा है मतलब कि एक बहुत ही स्टूपिड गेम वो खेल रहा है जिसमें कुछ मीनिंग भी नहीं है। कैट्स क्रेडल, उसमें ना कैट रहती है ना वो क्रेडल रहता है, इट्स जस्ट अ कन्फ्यूजन ऑफ थ्रेड्स। और इस कन्फ्यूजन ऑफ थ्रेड्स को हम लोग देखते हैं कि हाँ उसमें कैट है, वो क्रेडल है, तो उसको कुछ कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है, कुछ इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। तो इस बुक की बहुत बड़ी थीम जो है वो ये है कि दुनिया में मैन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, अभी हमारी ट्रेजेडी बोल सकते हैं या हमारा एक गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, पर हम लोग हर चीज़ के पीछे मीनिंग देखना चाहते हैं, हर चीज़ को हम मतलब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मीनिंग जो है, जो मतलब जो है, या जो वैल्यू जो है, जो वैल्यू सिस्टम हम चाहते हैं हर चीज़ के पीछे, वो 2 चीज़ें हमें देती है। एक है साइंस, दूसरा है रिलीजन। तो साइंस जो है वो हर चीज़ के पीछे की साइंस को या वर्किंग को समझकर हमें बताता है कि ये चीज़ क्यों ऐसी है या किस तरह से ये काम करती है या क्यों ये इम्पोर्टेंट है। और रिलीजन जो है वो गॉड के फॉर्म में या क्रिएशनिज्म के फॉर्म में या फिर हाउ ह्यूमंस आर बेटर देन दी अदर क्रिएशन ऑफ गॉड, इस थीम को लेकर हमें बताता है कि क्यों हमारी सब चीज़ें या हमारी लाइफ वैल्यूएबल है, क्यों हमारी लाइफ को कुछ मतलब है, ठीक है। बट इन रियलिटी इट्स अ वेरी नाइलिस्टिक वर्ल्ड, किसी भी चीज़ को कुछ मतलब नहीं है। तो इस बुक के स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा है कि आप इस चीज़ को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि ये बुक को कुछ मतलब नहीं है। सेकेंड जो चीज़ है, जिस दिन ये लोग पहला न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उस दिन जो साइंटिस्ट जो है जो उस बॉम्ब को बनाते हैं वो कहते हैं कि टुडे द साइंस हैज़ नोन सिन, ठीक है। मतलब कि साइंस जो है वो इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं है, गुड या इविल नहीं है, कोई भी चीज़ गुड या इविल नहीं रहती। तो हम सब एंड्स नहीं है, हम सब मीन्स हैं, हमारे मोटिव्स जो है वो मीन्स रहते हैं, ठीक है, हमारे एंड्स नहीं रहते। कोई भी टूल जो है जो साइंस बनाता है या रिलीजियस बुक्स जो रहते हैं वो सिर्फ मीन्स से एक एंड तक पहुंचने के लिए, और जो एंड जो है वो कुछ पावर्स रहती है, कुछ कंस्ट्रक्ट्स रहते हैं, सोसाइटल कंस्ट्रक्ट जैसे कि गवर्नमेंट्स हैं या ग्रुप्स है, कल्ट्स है, ये सब उस चीज़ को टूल बनाकर गुड और इविल चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है। तो इस बुक में मेजर यही है कि साइंस किस तरह से डिटैच्ड है ह्यूमैनिटी से, क्योंकि जो डॉक्टर फेलिक्स ऑनिकर जो है, जिस दिन बॉम्ब गिरता है हिरोशिमा पे, वो अपने घर पे बैठ के मतलब इतना विध्वंसक चीज़ दुनिया में जिस दिन हो रही है उसकी वजह से उस दिन वो अपने घर में बैठ के कैट्स क्रेडल खेल रहा है। मतलब वो कितना विड्रॉन है सोसाइटी से, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको कुछ चिंता नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है,
ठीक है। तो ये एक बहुत ही जनरलाइजेशन या स्टीरियोटिपिकल साइंटिस्ट की जो पोजीशन रहती है वर्ल्ड को लेकर, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है इस बुक में। और ये जनरलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं साइंटिस्ट हैं और मतलब सभी वैसे नहीं है, बट ये आई कैन सी दैट दे हैव दैट वैल्यू इन देम, दैट दे डोंट सी पीपल एज पीपल, दे सी पीपल एज मीट बैग्स। तो ये बहुत सी चीज़ें रहती है कि जो भी ब्रिलियंट माइंड्स जो रहते हैं वो बहुत विड्रॉन और एलियनेटेड रहते हैं लोगों से, सोसाइटी से। और रिलीजन जो रहता है वो इसके अपोजिट रहता है। रिलीजन में लोग जो रहते हैं वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के कुछ बुक्स रहते हैं, कोई किसी का बाइबल रहता है, किसी का कुरान रहता है, किसी की गीता रहती है, किसी का बुद्धा एंड इस धम्मा रहता है। वो चीज़ उनको एक साथ लाती है और ये सब लाई के ऊपर बिल्ट रहता है रिलीजन। पर वो लाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लाई लोगों को पीस देती है, लोगों को राहत देती है उनकी सफरिंग के टाइम पे, जो साइंस उनको कभी नहीं दे सकता। तो इस बुक में ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, फिर रेड स्केयर जो था इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के दौरान उसके बारे में बात करते हैं कर्ट वॉनेगट, सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं और इनोसेंस, ह्यूमन इनोसेंस के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डिसेंसी के बारे में बात करते हैं। और जो एक सोशलिस्ट फॉर्म जो है लव का और रिलेशनशिप्स का, उसको बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक कपल के स्टोरी इसमें है, मतलब कपल कैरेक्टर है दो, उनकी स्टोरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, और इस बुक को बिना स्पॉइल किए मैं तो डेफिनेटली नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वो मेरी शायद वो कमी है मुझ में कि मैं वो नहीं कर सकता, बट जो कर सकता है ऐसे लोग भी मैं देखना चाहता हूँ जो इसकी प्लॉट को बिना स्पॉइल किए एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने इस पूरी जर्नी में जॉन जो है, तो जॉन सैन लॉरेंस करके एक बनाना कंट्री में जाता है, बनाना रिपब्लिक में जाता है, जो रिपब्लिक नहीं है वो डिक्टेटरशिप है अभी। और उस डिक्टेटरशिप में उस कंट्री में जाने के बाद, ये बहुत ही पुअर कंट्री है और यहाँ पे आपको रिलीजन का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि पुअर नेशंस किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से जो लाइज हम लोग बिल्ड करते हैं रिलीजन के फॉर्म में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और वहाँ जाने के बाद एक बोकोनोनिज़म करके एक रिलीजन वहाँ पे है, जो जुडाइज़म या अब्राहमिक रिलीजन्स जो है उनके कुछ चीज़ें वो डिराइव करता है, और एक बोकोनोनिज़म रिलीजन फॉर्म करता है। उसका लीडर है बोकोनिन, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम करेक्टली, पर हाँ, तो वो रिलीजन जो है उसकी भी इसमें स्टोरी है। फिर इसके बाद जो डॉक्टर फेलिक्स ओनिगर जो है, जिसने को क्रिएट किया है एटॉमिक बॉम्ब को, तो उसकी मरते वक्त वो क्या करता है कि उसने एक आइस 9 करके एक क्रिस्टल एलिमेंट बनाया रहता है वाटर का। ये क्रिस्टल एलिमेंट जो है वाटर का, उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कि उस क्रिस्टल को वो रूम टेम्परेचर पे वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, पर अगर उसको पानी में मिक्स कर दिया जाए तो वो उस पानी को जमा देता है, उसको बर्फ़ बना देता है। और जिस दिन वो इस आइस 9 क्रिस्टल को टेस्ट करता रहता है और सक्सेसफुली टेस्ट करता है, उसी दिन वो दुनिया छोड़ के चले जाता है। और ये आइस 9 जो है अभी उसके 3 बच्चों के हाथ में आता है। और किस तरह से ये, जब जॉन को पता चलता है कि आइस 9 एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो इतना ब्रिलियंट एलिमेंट कोई बनाकर इतना केयरलेसली बच्चों का खेल समझ के उसको छोड़ देता है कैट्स क्रेडल की तरह। और अभी ये जो चीज़ जो है, जो आइस 9 जो है, वो न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बियॉन्ड एक न्यूक्लियर विंटर की तरह दुनिया को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि ये आइस 9 जो है वो अगर उसका एक सिंगल क्रिस्टल अगर ओशन में छोड़ दिया जाए या किसी रिवर में छोड़ दिया जाए, किसी क्रीक में छोड़ दिया जाए,
तो वो पूरे वर्ल्ड के पानी जो है उस पूरे पानी को वो जमा सकता है और मतलब जमाता है, और ये एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर मतलब अलग तरीके का न्यूक्लियर विंटर ला सकता है। तो ये भी एक थीम है कि जो न्यूक्लियर विंटर का जो डर था 1960s में कोल्ड वॉर के दौरान, वो भी इसमें एक्सप्लोर किया गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर की गई है। मैं पर्सनली इसे हाईली रिकमेंड करूँगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साईफाई नॉवेल है मेरा, और शायद मैं मेरे सभी साईफाई नॉवेल्स को यही कहता हूँ। बट अगेन आई विल सजेस्ट लाइक रोड साइड पिकनिक, दिस इज़ नॉट बुक फॉर एवरीवन। और ये बहुत मेलनकोलिक बुक है। मैंने जब इसकी एंडिंग का पैसेज पढ़ा तो मतलब मैंने बुक रख दी और मैं सोच रहा था कि सच में कि क्या कर रहे हैं हम लोग और क्या चल रहा है। और मेरा बहुत सालों से यही एक दुख है मेरा ज़िंदगी में कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस, आई एम अ मैन ऑफ फिलोसॉफी, पर जो मेरे अंदर एक पार्ट है जो किसी रिलीजन को पकड़ना चाहता है, किसी सुपीरियर बीइंग को, किसी क्रिएटर को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो मुझे कुछ लाइफ जो है या कुछ रिलीफ जो है वो मुझे लाइफ में दे सकता है। ये मेरे अंदर के जो नाइलिज्म जो है या एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है मेरा, उसको वो हेल्प कर सकता है, बट वो पॉसिबल नहीं है साइंस की वजह से। और उसका जो लास्ट पैसेज जो है वो बहुत रिलेट कर सकता हूँ मैं, इस पूरी स्टोरी को बहुत रिलेट कर सकता हूँ कि एक द्वंद्व में हम लोग फंसे हैं, हमारी दुनिया जो है वो उस द्वंद्व में फंसी है, और यस वी आर होपलेस क्रिएचर्स। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा। मैंने कुछ भी कहा नहीं है इस बुक के बारे में, इसमें बहुत सी चीज़ें कहने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद एक्सप्लोर कीजिए। आई थिंक दिस वीडियो इज़ ऑल ओवर द प्लेस, और मुझे पता भी नहीं ये वीडियो यूज़फुल है कि नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बुक एंड आई हैव टॉक्ड एज मच एज आई कैन विदाउट स्पॉइलिंग द बुक। प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़िए, पर ये ध्यान में रखिए कि ये एक बहुत मॉर्बिड तरीके से लिखी गई बुक है। आपको पसंद आएगी कि या नहीं आएगी मुझे पता नहीं है, बट यू कैन सर्टनली गिव इट अ ट्राई। बस इतना ही कहूँगा आज के लिए। मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।